साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं मुश्तबा फ़ारूक साहब। आप जमात इस्लामी हिंद के सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड के आप चेयरमैन हैं। अभी एक रिपोर्ट एनसीपीसीआर की इन्होंने पढ़ करके बताई है मीडिया को कि किस तरह से ये रिपोर्ट माइनॉरिटी राइट्स को डैमेज करती है। जो आर्टिकल 29 और 30 पैरा 1 है उसको किस तरह से डिश कर रही है और किस तरह से मुस्लिम ख़ासतौर से माइनॉरिटी इदारों को ये ख़तरा है कि उनमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो उनका तशख़्ख़ुस है, जिसको बर्बाद करने की एक साजिश हो रही है। मुश्तबा साहब, क्या देखते हैं ये जो रिपोर्ट है? आपको क्या लगता है कि इस रिपोर्ट के फेवर में तो इंद्रेश कुमार और आरिफ मोहम्मद खां भी हैं? देखिए, ये लोग इसको फेवर कर रहे हैं, उन्होंने इसकी तहरीक खड़ी की है। वो उस सोच के नुमाइंदा हैं जो सोच यहाँ पर एक कल्चर, एक मज़हब और उसी पहलू को गालिब करना चाहते हैं। दूसरों की तहज़ीब, दूसरों की ज़बान, दूसरे के मज़हब को गवारा करने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर आरिफ मोहम्मद खान साहब और इंद्रेश जी अगर ये करते हैं तो ये तो उसी फ़िक्र के तर्जुमान हैं। लेकिन ये बात सीधे सीधे दस्तूर की खिलाफ वर्जी है। और ना सिर्फ दस्तूर बल्कि दस्तूर ने यहाँ के मुख्तलिफ़ तबक़ात को, मज़ाहिब को जो बांधे रखा है, अगर वो इस तरीके से करते हैं तो ये सब टूटेंगे। और अगर ये फ़िरक़े बिखरते हैं या तबक़ात बिखरते हैं तो हिंदुस्तान का इत्तेहाद टूटेगा। तो हम समझते हैं कि ऐसा एग्रेशन और ऐसा असर्शन जो इस हिंदुस्तान की अखंडता को ख़ुद चैलेंज बनाता हो, या फिर एक ये हर मज़हब के अपने राइट्स को चैलेंज करके ख़त्म करता हो, ना ये उनके हक़ में ना देश के हित में। इस रिपोर्ट की किन किन चीज़ों को आप संविधान के लिए और देश के लिए और दस्तूर के लिए ख़तरनाक मान रहे हैं? हमारी पहली समझ ये है कि हमारा दस्तूर ये तो कहता है कि स्टेट का मज़हब नहीं होगा, लेकिन वो लोगों के मज़हब को प्रोटेक्ट करता है, उनको राइट्स देता है। ये इसको ख़त्म करना चाहते हैं कि लोगों की वो शनाख्त ख़त्म हो। मसलन ये है कि मजहबी तालीम के सिलसिले में आप ये तो कह सकते हैं कि बच्चों का हक़ है कि मेन स्ट्रीम से वाकिफ़ हों, तो आपके पास प्रोविजंस हैं और वो प्रोविज़न में मदरसा मॉडर्नाइजेशन का आपके पास एक प्रोविज़न है, तो आप मदारिस में वो चीज़ दे सकते हैं। लेकिन ये है कि मदारिस ख़त्म कर दिए जाएँ, ये आपकी मजहबी दुश्मनी है और इसको कोई कबूल नहीं करेगा। और तारीख़ गवाह है कि जहाँ भी किसी मज़हब को इन्होंने मिटाने की कोशिश की है, वो मज़हब फला फूला है। तो यहाँ पर इनकी बहरहाल एक मज़मूम कोशिश है, हम उसको कंडेम करते हैं और मदारिस के निज़ाम से भी इसकी कोशिश करेंगे कि इस फ्रेम को समझते हुए इसको अपने आप को तैयार करें। दूसरा है ये कि सब यहाँ पर वसाइल की जब मुनसिफ़ाना तक़सीम नहीं होती है और कौमें जो है पस्ती में झोंक दी जा रही हैं। मुसलमान आज़ादी के बाद जो है SC ST OBC से पस्त हो गया है और होता जा रहा है। वहाँ पर जो मिनिमम उनको रिज़र्वेशन हासिल है कि वो अपने इदारे चला सकते हैं, तो वो अगर वहाँ पढ़ेंगे नहीं तो ये कहाँ पढ़ेंगे? क्योंकि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में तो 1 से 2% बच्चे सिर्फ जो है मुसलमान हैं। अब ये जहाँ उनको रिज़र्वेशन है, जैसे जामिया मिल्लिया है या अपने स्कूल्स हैं, तो वहाँ पर अगर वो पढ़ते हैं तो पढ़ना गुनाह कर रहे हैं या देश के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं चाहते कि मुसलमान उसके लिए भी तैयार हो सकें। क्या आपको लगता है कि ये रिपोर्ट सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी के उस इंटेंशन के भी खिलाफ है जिसमें उन्होंने कहा था कि हम एक हाथ में कंप्यूटर दूसरे हाथ में कुरान चाहते हैं? नहीं, जब वो ये कहते हैं कि एक हाथ में कुरान चाहते हैं तो इसका मतलब उसको मजहबी तालीम को रिकग्नाइज़ करना होगा, दूसरे हाथ में कंप्यूटर देना होगा। तो हम इसके ख़िलाफ़ नहीं कि कंप्यूटर अपने हाथ में नहीं लेंगे। हमारी बहुत सी कुरानियात जो है कंप्यूटर्स में है, हमारे मोबाइल में है, तो हम उस पहलू से तो क़ाइल हैं। लेकिन मोदी जी की ये बात जो है एक सियासी नारा है। अगर वो इसमें मुखलिस होते तो फिर वो सारे लोगों को साथ लेकर चलते जिनको उन्होंने विकास का वादा किया था। लेकिन जो पॉलिसीज़ इख्तियार की जा रही है वो तो ख़ुद देश के हित में नहीं है, तो मुसलमानों के हित में कहाँ से हो सकती है? एजुकेशन में बजट घटते घटते यानी 4.42% जो है GDP का कर रहे हैं, उसमें 4% तो स्टेट का है, जस्ट 0.42 सेंटर खर्च कर रहा है। तो ये तो खुद है एज ए होल देश के हित में नहीं है। अब मुसलमानों के लिए जो अपने वसाइल से अगर वो कुछ इदारे चला रहे हैं, उससे भी उनको महरूम करना, बैकवर्ड करना, ये इनके जो है वो फ़िक्री पस मंज़र का तकाज़ा है, जिसको वो हुकूमत का टूल इस्तेमाल करते हुए इख्तियार कर रहे हैं। आखिरी सवाल मुश्तबा साहब मेरा आपसे ये है कि इस बीच बड़ी खबर ये है कि BHU ने मदरसों को रिकॉग्नाइज़ किया है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। जो बच्चे जिनको जामिया रिकॉग्नाइज़ करे जिन मदरसों को, उनको BHU भी अपने यहाँ एडमिशन देगा। ऐसे किस तरह आप देख रहे हैं? हम इसको पॉजिटिवली देखते हैं, इसलिए कि देखिए कि जो बच्चे मदारिस से फ़ारिग हो रहे हैं और उनको आप मेन स्ट्रीम की तालीम में देने के क़ाइल हैं और जिसके लिए आप दिखाते हैं, उसके लिए BHU का इक़दाम काबिल सताइश है। और उसने एक दरवाज़ा खोला है, तमाम यूनिवर्सिटीज़ के दरवाज़े खुलने चाहिए ताकि मदारिस के फ़ारिग़ीन वहाँ भी पहुँच सकें और मेन स्ट्रीम में उन सब्जेक्ट्स में वो अपना हक़ अदा कर सकें। मुस्तफ़ा साहब, ये बताइए कि मदरसों में ऑलरेडी कंप्यूटर हो, साइंस हो, अंग्रेज़ी हो या मैथ हो, तो पढ़ाया जा रहा है, फिर सरकार को कहाँ प्रॉब्लम है? असल में एक चीज़ है कि जहाँ रिकग्नाइज्ड हैं वो डेटा तो उसकी तस्दीक़ करेगा और ऐसे इदारे बहुत कम रिकग्नाइज्ड हैं जहाँ पर ये फैसिलिटी दी जा रही है।
اب اگر وہ اپنے طور پر پڑھاتے ہیں تو سرکار اس کو ریکگنائز نہیں کرتی، تو اس میں اس کو اگر ہم لیگل فارمیٹ میں لاتے ہیں. نہیں، آپ بڑے مدرسے ندوہ ہو، دیوبند ہو، سنابل ہو، سلفیہ ہو، سارے میں کمپیوٹر ہے، یا فلاح ہو، بچیاں اچھے انگریزی بول رہی ہیں، اب تو بڑی بات یہ ہے. نہیں، یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ چاہے پڑھاتے ہوں لیکن اس سسٹم میں جا کر وہ اسیس نہیں کرواتے جہاں سے ان کو سرٹیفکیشن ملتا ہو. تو ان اداروں کا ریکگنیشن لینا اور بچے اگر کوالیفائی کر رہے ہیں تو سرٹیفکیٹ لینا. اس لیے اگر وہ یہ کرتے ہیں اور مان لیجیے وہاں سے نکل کے مین اسٹریم میں آتے ہیں اور اسی وقت جو ہے عالمیت کے ساتھ ساتھ وہ میٹریکولیٹ بھی ہوتے ہیں NIS سے، تو ان کو کسی کالج میں جانے کے لیے اضافی کوشش کی ضرورت نہیں پڑتی. تو وہ تھوڑا سا لیجیٹیمیٹ جو فارمیٹ ہے ریکگنائز انسٹیٹیوشن کا، اس کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان بھی تھوڑا سا بڑا دل دکھائیں اور اپنی چیزوں کو ٹھیک کریں. ہمارے پاس تو تعلیم کے سلسلے میں جو وسعت ہے وہ شاید ہی کسی کے پاس ہوگی، لیکن ہم اگر اپنے آپ کو محدود کر لیں گے اور ان مضامین کو جو خود ہماری ضرورت ہے، انگریزی اگر ہم سیکھتے ہیں تو انگریزی کی ہماری دعوت کی زبان نہیں ہوگی. اگر ہم ریجنل لینگویج سیکھتے ہیں تو کہ ریجنل دعوت کی زبان نہیں ہوگی. تو ہم کو لینگویجز کے لیے تو کوئی بیریئر نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ ہمارے پاس تو یہ بات کہی گئی، آج بھی کمپیوٹر جس ریاضی پر بیسڈ ہے وہ ایک مسلم سائنٹسٹ کا ڈیولپمنٹ ہے، الخوارزمی کا، جس کو الگورتھم کہتے ہیں. اس کو اس وقت جو ہے ہارون رشید نے یہ کہا تھا کہ آپ تفسیر پر محنت کیوں نہیں کرتے بمقابلہ ریاضی کے. تو اس نے جواب میں یہ کہا تھا کہ قرآن جو ہے وراثت کی تقسیم کے لیے ریاضی کی بنیاد فراہم کرتا ہے. تو ہمارے پاس ریاضی کی بھی اہمیت ہے، سائنسز کی بھی اہمیت ہے، اور خلافت کی اساسی سائنسز پر کھڑی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ٹرینڈ کو مسلمانوں کو اپنے مدارس میں ایک حد تک جہاں تک ہماری ضرورت ہے اور اس سے ضرورت قانونی تقاضا پورا ہو جاتا ہے، اس کو لیگلی اڈاپٹ کرنا چاہیے اور اپنی ترجیحات کو برقرار رکھنا چاہیے. بہت بہت شکریہ سر ہم سے بات کرنے کے لیے. تو یہ تھے مجتبیٰ فاروق صاحب، جن کا کہنا یہ ہے کہ قرآن میں ریاضی کے مسائل بیان کیے گئے ہیں اور ریاضی اس کی بیس فراہم کرتا ہے. تو مسلمانوں کو اس لیے ریاضی پڑھنی چاہیے تاکہ ان کو یہ سمجھ میں آئے کہ وراثت کی تقسیم کیسے کی جائے گی. تو میتھ کافی امپورٹنٹ ہے. نمسکار، آپ دیکھتے رہیے وطن سماچار.